हेलो स्टूडेंट, मैं अखिलेश पांडे, प्रवक्ता चंद्रभान सिंह इंटर कॉलेज। एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 लेकर चलेंगे, जिसको पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा जान लेना चाहिए कि कोई जो संख्या होता है, यदि हम उसका गुणनखंड करते हैं तो गुणनखंड के रूप में जो संख्याएं हमें मिलती हैं वह संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी कि जब हम किसी संख्या का गुणनखंड करते हैं तो प्राप्त संख्याएं जो गुणनखंड के रूप में हमें संख्याएं मिलती हैं, वह सभी संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे कि हम लोग अंकगणित के आधारभूत सिद्धांत में हम लोगों ने पढ़ा था, अब हम उसके आगे पढ़ेंगे। वास्तव में हमें एक चीज़ जानना चाहिए, जो अभाज्य गुणनखंड, अगर हमें अभाज्य गुणनखंड जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, तो उसको जो अभाज्य गुणनखंड होता है, अगर हमें किन्हीं संख्याओं का, जो भी संख्या दी गई हो, उसका अभाज्य गुणनखंड निकालना आता है, तो जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो उसमें जो संख्याएं मिलती है, हमें प्राप्त होती हैं, वह सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं ही प्राप्त होती हैं। जैसे 4 है तो 4 को लिखेंगे 2 गुणे 2, तो जो हमें गुणनखंड के रूप में संख्या मिला वो क्या है? अभाज्य संख्या है। आइए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड क्या। कुछ क्वेश्चन है, उसका अभाज्य गुणनखंड कर दें। वास्तव में आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना आना चाहिए। आप क्लास 6, 7, 8 में आप पढ़ चुके होंगे, है ना। 6, 7, 8, 9 में आप पढ़ चुके होंगे ऐसे गुणनखंड निकालना। ये कौन सा मेथड कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड, है ना। बाय डिवाइड रूल, मतलब भाग विधि द्वारा किसी संख्या का क्या ज्ञात करना? गुणनखंड करना, किसी संख्या का गुणनखंड करना। तो देखो 140 अभाज्य संख्या है, नहीं भाज्य संख्या है। वास्तव में चाहे कोई भी संख्या हो, यदि हम उसका गुणनखंड करते हैं तो क्या किस रूप में प्राप्त होता है? अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त होता है। देखो 140 का जब हम गुणनखंड किए तो हमें 140 का गुणनखंड जब मिला तो 140 कितना है? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है। ये हम लिख दिए हैं, सिर्फ इस वजह से लिख दिए हैं कि आप लोग देखो और एक बार वो मेथड दिमाग में आ जाए। तो जब हम लोग किसी भी संख्या का, जैसे 140 का, 156 का, 3825 का, 5005 का, और उसके बाद जो है 7429 का जब हम गुणनखंड करते हैं तो देखो वास्तव में क्या हो रहा है। गुणनखंड करने का मेथड ये है, यानी कि भाग विधि द्वारा इसका क्या कर लेते हैं हम लोग? गुणनखंड कर देते हैं इस तरह से। अगर ये करना नहीं आता तो हमसे बताना, उसके लिए कोई वीडियो बना देंगे। तो देखिए 140 का गुणनखंड पहले 2 से काट दें तो 2 7 14, 0 आ गया, ऐसे करते हैं ना। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, जो संख्याएं आ जाती हैं, वही क्या होती हैं? इसका गुणनखंड होता है। यहाँ जो संख्याएं आती हैं इसका गुणनखंड होता है। यहाँ जो संख्याएं लिखी गई हैं इसका गुणनखंड होता है। यहाँ जो संख्याएं आती हैं जिससे कटता है वह क्या होता है? इसका गुणनखंड होता है। यहाँ पर जो संख्याएं लिखी गई हैं वो 5005 का क्या है? गुणनखंड है। उसी को हम 5005 = इतना इंटू इतना इंटू इतना इंटू इतना लिख दें। आइए देखते हैं जल्दी से क्या होता है। 140 गुणनखंड के तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 आ गया। वास्तव में क्रम से लिखा हुआ 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। हमने कहा था क्रम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर क्रम से लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर लिखा भी है। और इसको एक तरीका ये भी है लिखने का, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे 2 2 बार है तो 2 पर 1 घात कितना घात? 2 घात। और ये 5 है, 5 2 बार तो कहीं है नहीं कि 2 घात करते हैं, तो 5 ही रहेगा। और ये 7 है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड ये है। उसके बाद 156 का जब हम इस तरह से गुणनखंड किए, 156 = 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ये भी क्रम से लिखा हुआ है, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा लिखोगे तो 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 1 है, तो यहाँ पर 2 पर पावर 2 हो जाएगा, और इंटू 3 इंटू 13 ये क्या हो जाएगा? 156 का अभाज्य गुणनखंड। वास्तव में जो गुणनखंड मिलता है वो अभाज्य गुणनखंड ही होता है। तो नंबर 3 में 3825 का हम लोग जब गुणनखंड किए तो 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17, यहीं लिखा हुआ वही चीज, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17 वही लिखा है ना। तो उसके बाद 3825 का गुणनखंड ये हो गया। इसको थोड़ा क्रम से लिख देना चाहिए, लिखने से थोड़ा कोई फायदा नहीं है, लेकिन थोड़ा अच्छा लगेगा और क्या। तो यही हो जाएगा। 3 2 बार है ना, तो 3 पर पावर
2 हो जाएगा, और इंटू 5 2 टाइम है तो 5 टू द पावर 2 हो जाएगा, और इंटू 17, बस ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। वैसे यही छोड़ दोगे तो भी गुणनखंड है, लेकिन अब हम 10th में पढ़ते तो हम इस रूप में लिखेंगे, ठीक है। ऐसे ही 5005 का जब गुणनखंड किए तो 5005 इक्वल टू 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13, देखो लिखा 5 गुणे 11 गुणे 7 गुणे 13। यहाँ पर हमने अगली लाइन में क्या किया है, क्रम से लिखते हैं, पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े फिर उससे बड़े। तो यहाँ कोई भी संख्या 2 बार नहीं है या 2 से अधिक बार नहीं है, तो उस पर कोई घात लिखा नहीं जा सकता है, तो इसलिए ये आंसर हो गया। उसके बाद एक और है 7429 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करते तो पहले 17 से कटा, फिर 19 से कटा, फिर 23 से कटा। अब इसको कुछ संख्या ऐसी होती है जो डिफरेंट टाइप की होती है, उसको थोड़ा दिमाग में बैठा लेना, फिक्स कर लेना, ठीक है। उसके बाद 7429 का गुणनखंड जो है 17 गुणे 19 गुणे 23, ये हो गया। तो ये क्या कहलाया, अभाज्य गुणनखंड। वास्तव में हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने जा रहे हैं, और एक्सरसाइज 1.2 में हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला कि निम्न संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, अभाज्य गुणनखंड निकालिए या ज्ञात कीजिए, ऐसे कुछ लिखा होगा ना। निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बदलिए, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ लिख लेना कि निम्नलिखित को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये पहला है, पहले का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये रहा 5वां। तो पहले में 5 पार्ट हैं जो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्या करना है, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में, अभाज्य गुणनफल के रूप में हमें इसको व्यक्त करना, और हम व्यक्त कर चुके हैं। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन दिस। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूर्णांकों के युग्मों से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्या करना है, पूर्णांकों का युग्म दिया, मतलब 2 संख्याएं दी गई है जिनका क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। एक काम ये हो गया, और दूसरा काम जो है वो ये है कि जाँच करना है। क्या जाँच करना है कि जो 2 संख्याएँ दी गई हैं उनका गुणनफल, जो 2 संख्याएं दी गई हैं उनका गुणनफल, उनके HCF और गुणे उनके LCM के क्या है, बराबर है। हमें ये सिद्ध करना है। इस फॉर्मूले के बारे में हम पढ़ चुके हैं, मतलब A गुणे B इक्वल्स टू HCF और इंटू LCM। हमें इधर वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू रखकर गुणा करना, देखना दोनों पक्ष बराबर आ रहा है कि नहीं, और यही आ जाएगा और वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन हम लिए हैं, पहले इतना ही जगह था। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या करना है, 26 और 91। तो 26 और 91 का क्या ज्ञात करना है हमें, HCF और LCM। पहला काम ये करना है। तो याद रखो कि LCM और HCF ज्ञात करना, दोनों ज्ञात करना है। जैसे HCF भाग विध से ज्ञात कर लेते हैं, LCM भाग विध से ज्ञात नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब क्या है, हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और देखेंगे कि और क्या करेंगे, निकालेंगे HCF और LCM। अब HCF कैसे निकाला जाता है, LCM कैसे निकाला जाता है, जान रहे हो सब लोग। देखो फिर से कैसे, 26, तो पहले 26 का गुणनखंड तो 2 गुणे 13, और तो हो नहीं सकता, तो 2 इंटू 13 हो जाएगा। और उसके बाद 91 का जो है फैक्टराइजेशन करेंगे तो 7 इंटू 13 आएगा, क्योंकि 13 से 91 है ना, ये हो गया। क्या और इसका गुणनखंड किया जा सकता, नहीं। तो हमें HCF ज्ञात करना है। HCF किसका, 26 और 91 का। यहाँ इसका मतलब सिर्फ यही है कि 26 और 91 का HCF कितना होगा, है ना। फिर देखो यहाँ लिखा 26 और 91 का क्या LCM कितना होगा, तो उसके सामने वही लिख देंगे। जैसे HCF ऑफ 26 एंड 91, तो 26 और 91 का HCF जो है वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करने के बाद जो दोनों में मिल रहा हो, जो दोनों में मिल रहा हो, है ना, तो जो दोनों में मिल रहा हो वो क्या होता है, वो हो जाएगा HCF। जैसे 26 और 91 है, तो यहाँ HCF देखो इन दोनों में कुछ मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका HCF जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पहले इसको देखते हैं थोड़ा सा, इसमें अभी इसको बाद में जानना। 510 और 92, 510 और 92 जो है, इसमें 510 का अभाज्य गुणनखंड देखो इस तरह से किए हैं, है ना।
510 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से कर दे, क्योंकि निकालना आसान नहीं था इसलिए ऐसे निकाला गया। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कर दे, 2 × 5 × 3 × 17 हो गया। उसके बाद क्या है 92, तो 92 में जो है इसका अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकाल दे तो कितना हो गया 2 × 2 × 23 हो गया। तो दोनों में अभाज्य गुणनखंड हमें क्या हो गया, मिल गया। तो देखो इधर अगर अभाज्य गुणनखंड मिल जाए, जैसे मान लिया 2 × 5 × 3 × 17 है और ये कितना 510 इक्वल टू और फिर 92 इक्वल टू 2 × 2 × 23, तो HCF क्या होगा, इन दोनों का HCF क्या होगा। HCF वो होता है जो दोनों में मिले। देखो दोनों में है ये ना, मिल गया। अब ये जो 2 है ये दोनों में है, नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 17 नहीं है, 23 नहीं है, जो दोनों में मिलता है वही उसका क्या होता है, HCF होता है। तो ये हो जाएगा HCF, यानी कि 510 और 92 का HCF हो जाएगा 2। 510 और 92 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर देखो LCM क्या होता है, तो LCM में ध्यान से देखना HCF इक्वल आ गया जो दोनों में मिला। क्या 5 दोनों में है, नहीं है, 3 दोनों में है, नहीं है, यहाँ 2 दोनों में था, इकट्ठा कर लिए लिख दिए, 5 नहीं है, 3 नहीं है, 17 नहीं है, तो नहीं लिखिए, बस इतना हो गया उसका HCF। अब देखो LCM क्या होगा, ध्यान से देखना LCM क्या होगा। HCF हटा रहे हैं क्योंकि जान गए हो सब लोग। अब देखो LCM में क्या करते हैं, पहले तो देखो ऐसे क्रम से देखते हुए आ ज़्यादा अच्छा रहेगा कि ये 2 दोनों में है तो 2 लिख लो। 5 लिखा हुआ ना, 5 यहाँ कहीं है, नहीं है, तो ऐसा घेरा मत बनाओ, जो मिले वही घेरा बनाओ बस। तो ये मिल गया, घेरा बना लिए, तो 2 आ गया। 5 के लिए 5 नहीं है तो 5 का घेरा बना के लिख सकते हो, समझने के लिए रफ में ये काम करना, फिर मैंने देखो हम वहाँ पर नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो देखो 5 लिख लिए, फिर 3 देखो दोनों में है कहीं, नहीं है, तो 3 भी लिखो, घेरा बना लो। 17 है कहीं, नहीं है, तो 17 भी लिखो, घेरा बना लो। अब देखो बचा क्या है जिस पर घेरा नहीं बना, 2, तो 2 एक बार फिर लिखो, घेरा बनाओ। 23 बचा तो 23 लिखो, खत्म हो गया, है ना। अब एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना चाहिए सबको। फिर से देख लो 510 इक्वल टू कितना होगा, 510 इक्वल टू जो होगा वो 2 × 5 × 3 × 17 होगा। फिर 92 इक्वल टू क्या होगा, 2 × 2 × 23 होगा। अब बताओ इसका क्या चाहिए, HCF जान चुके हो। HCF में जो मिल रहा है सिर्फ वही, जो मिल जाए दोनों में सिर्फ वही। देखो और कोई दोनों में है, नहीं है, तो जो मिल जाए वही सिर्फ क्या होगा, HCF होगा। और LCM एक बार फिर से देखते हैं। पहला घेरा बनाओ, तो क्या ऐसा कहीं और है, दूसरे में है, तो पूरा मिलाकर घेरा बनाना चाहिए। तो ये देखो 2 आ गया, है ना। उसके बाद क्या करना चाहिए, 5 और कहीं है यहाँ, दूसरे वाले में नहीं है, तो उसी पर घेरा बनाओ, 5 लिख दो। 3 कहीं और है, ये वाला तो 23 है, 3 नहीं है सिर्फ, तो 3 लिख लो। 17 और कहीं है, नहीं है, 17 लिखो। और उसके बाद अब यहाँ पे 2 बचा है तो 2 लिखो, फिर 23 बचा है 23 लिखो। इस तरह से निकालते हैं HCF। अब यहाँ पर लिखेंगे HCF, तो ये हो गया। LCM ऐसे करते हैं, तो LCM क्या हो गया, 2 × वैसे क्रम से लिख लो तो ज़्यादा अच्छा, 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23, थोड़ा सही से लिख लेते हैं। 2 × 2 × 3 और × 5 × 17 × 23, देखो ये हो गया 2 × 2 × 3 × 5 × 17 × 23। अभी ये क्लियर नहीं हुआ, ये तो क्लियर है, 2 आ गया, संख्या आ गया। अभी ये क्लियर नहीं है, क्लियर कर लेते हैं। 2 × 4 किया 12 × 5 60, ये हो गया 60 यहाँ तक। 2 × 4 किया 12 × 5 60 और × 17 × 23 और गुणा कर लो, तो 17 × 102 और 0 × 23 इक्वल टू जो आएगा LCM हमने गुणा किया हुआ, तो LCM का वर्ग यहाँ रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 23,460, ये आ जाएगा गुणा करने पर। अब जांच जो हमें करना है, जो हमें जांच करना है वो क्या है, 2 संख्याओं का गुणनफल जांच करने के लिए कहा है ना इसमें, तो 2 संख्याओं का गुणनफल करना है हमें, ठीक है। 2 संख्याओं का गुणनफल और इक्वल टू HCF × LCM। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं, 2 संख्याओं का गुणनफल मतलब जो 2 संख्याएं दी गई हैं, 510 और 92, तो 510, 2 संख्याओं का गुणनफल 510 और गुणे
92 यानी कि 92 इक्वल्स टू HCF का वैल्यू 2 और LCM का वैल्यू 23,460। उसके बाद इसका गुणा किए 46,920 और 46,920 आ गया और ये क्या हो गया, सत्य हो गया। ये था दूसरा पार्ट। अब छोटा सा है पहला पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन जो है क्या था, क्वेश्चन था 26 और 91 देख लेते हैं। 26 पहला पार्ट था 26 और 91 ये है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हम पहले 26 का गुणनखंड करेंगे। 26 और 91 ही तो दिया है ना, हाँ ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2 × 13, 13 दूना 26 हो गया डायरेक्टली। कम है तो ऐसा नहीं करेंगे, अधिक है तो ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली निकाल नहीं सकते। तो ये हो जाएगा, अब 91 का करेंगे तो ये हो जाएगा 7 × 13, 13 × 7 91। अब हम निकालेंगे HCF। तो HCF जब निकालेंगे तो किसका HCF किसका 26 और 91 का। तो देखो यहाँ पर लिखे 26 के जैसा है ना, जैसे लिखे 500, 10 और 92। कुछ लोग कह रहे होंगे यहाँ ना लिखे तो भी सही। तो देखो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं HCF मतलब जो दोनों में मिल रहा हो वो। HCF मतलब जो दोनों में मिल रहा है वो। एक बार हम यहाँ पर जो मिटा देते हैं यहाँ पर भी दिखा दे रहे हैं HCF के लिए और LCM के लिए जान जाओगे, है ना। तो HCF कितना हो जाएगा 13। क्या अनिवार्य है कि 26 और 91 यहाँ लिखा जाए? बिल्कुल नहीं, अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐसा लिख देते हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह से लिखकर क्वेश्चन दिया हुआ है, जिससे समझ जाओ। ठीक है, यहाँ पर क्या मतलब है, एक संख्या और दूसरी संख्या का HCF मतलब दो संख्याओं का HCF है ये, और यहाँ से दो संख्याएं हमें मिल जाती है, दो संख्या ये और B, है ना, और उनका HCF यहाँ। ठीक, इसका मतलब यही है। अब हम लिख लेते हैं LCM ऑफ 26 91 इक्वल्स टू, अब बताओ LCM क्या होगा, 13 दोनों में मिल रहा है, 2 दोनों में नहीं मिल रहा है, 7 दोनों में नहीं मिल रहा है ना। तो और गुणा कर लेते हैं इसका, 13 दूना 26 और गुणे 7, ये हो जाएगा 7 × 6 42 और 7 दूना 14 और 4 18, ये हो जाएगा 182, है ना। ये हो जाएगा इसका LCM। अब हम जांच कर लेते हैं। जांच क्या करना है, जांच करना हमें दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। अब थोड़ा यहाँ जगह में देखिए, इधर आ जाते हैं LCM। अब बताओ दो संख्या कौन कौन सी हैं, 26 × 91 इक्वल्स टू HCF कितना है 13 और इंटू LCM कितना है 182, और इनका जो गुणनफल आएगा वो आएगा 2366। ये हो गया, यानी कि जांच क्या है, सत्य है, और होना भी चाहिए था। अगर असत्य आता तो समझ लो कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलत किया है। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन दिस क्वेश्चन। तो देखते हैं, इसमें एक थर्ड पार्ट है, वो जो है कह रहा है कि 336 और 54, 336 और 54 का निकालना। तो 336 का अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए, इतना आया। उसके बाद 54 का अभाज्य गुणनखंड, 2 × 6 × 18 × 54 हो गया, गुणनखंड ऐसे ही कर लिए। उसके बाद HCF ऑफ 336 एंड 54, तो ये हो गया जो दोनों में मिल रहा हो, तो 2 मिल रहा दोनों में और 1 3 मिल रहा दोनों में, बाकी कोई दोनों में मिल नहीं रहा है। कोई 3 और है कहीं नहीं है, कोई 3 और है नहीं है, कोई 2 इसमें है कहीं नहीं है, इसमें कहीं नहीं है, देखो, है ना। उसके बाद LCM में क्या हुआ, जो है उसको लिख लिए, फिर ये नहीं है, फिर ये नहीं है, फिर ये नहीं है, लिख लिए और गुणा कर लिए, इतना आ गया। दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM करना था, दो संख्याओं का गुणनफल कर दिए, 18,144 आ गया। HCF और LCM का गुणनफल कर लिया, 18,144 आ गया। तो दैट इज ट्रू, है ना। फर्स्ट वीडियो एंड नोट डाउन क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि यदि HCF किसका 306 और 657 का कितना हो 9 हो, तो LCM ज्ञात कीजिए किसका, उसी का 306 और 657 का। इसका मतलब क्या है, हमें दो संख्याएं ज्ञात हैं जिनका HCF 9 है, दो संख्याएं ज्ञात है जिसका HCF 9 है, अभी हमने बताया था।
तो वास्तव में दो संख्याएं, तो दो संख्याओं का गुणनफल हमें मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना, इतना गुणे इतना, ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दो संख्याओं का HCF 9 है। तो दो संख्या ये तो होती है, अभी हमने बताया है। तो दो संख्या हो गई तो उनका गुणनफल 306 × 657 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो लिख लिए। और HCF कितना दिया, HCF दिया हुआ है 9, ज्ञात क्या करना है LCM, और हम लोग जानते हैं HCF × LCM = 2, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल। HCF × LCM = दो संख्याओं का गुणनफल। HCF = 9 है, LCM = कुछ नहीं है, ज्ञात करना है 306, यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल 306 × 657 हो गया। उसके बाद जो है LCM यहाँ पे बचा लिए, LCM यहाँ पे LCM बचा लिए, 9 को उधर लेके डिवाइड हो गया, इस 9 से 306 को काट दे, 34 आ गया, 34 × 657 आ गया, इन दोनों का गुणा कर दिया, इतना आ गया, LCM मिल गया। लेकिन वास्तव में हमें इस रूप में लिखना था, इस रूप में मतलब LCM किसका, दो संख्याओं का, कौन सी, 306 और 657, और उनका LCM कितना आ गया, इतना। ये हो गया इसका आंसर। फर्स्ट वीडियो एंड नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान भी है, बहुत अच्छा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को जानने से पहले ये देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा, जब कभी किसी संख्या में, जैसे मान लो 3 है और 5, चलो 3 है और गुणे 7 है। अब बताओ इसमें किस संख्या से गुणा कर दिया जाए, किस शून्य भी आ जाए गुणा। जैसे 3 सत्ते 21 हो जाएगा, और यहाँ 0 लाना हो तो क्या करोगे, तो 10 से गुणा कर दोगे। इसका मतलब 10 मतलब क्या, 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 10 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो 2 × 5 होगा, 2 × 5 होगा। इसका मतलब कोई भी संख्या हो उसमें शून्य तभी आएगा जब उसके अभाज्य गुणनफल में, जब उसके अभाज्य गुणनफल में 2 और 5 अवश्य हो। तो ये क्वेश्चन इसी पर डिपेंड है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n, एक संख्या है 6, उस पर पावर कितना n, अंक शून्य मतलब शून्य पर समाप्त हो सकता है कि नहीं, ये हमें जांच करके बताना है। तो सबसे पहले ये नोट पढ़ लेंगे, ये हमें आना चाहिए, याद रखना, जुबान पे और दिमाग में फिट कर लो। जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आता है, केवल वही संख्या शून्य पर समाप्त हो सकता है। देखो अभी भी किए हैं, जब तक किसी संख्या में, संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा, तब तक वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। देख लेते हैं, जैसे मान लो 25 है, 25 तो क्या होता है, 5 × 5 होता है, ठीक है, 0 पर समाप्त हुआ, नहीं हुआ। 30 है, 30 है, देखो तो कहोगे 2 × 6 = 30, तो देखो 2 है और 5, जब तक 2 और 5 नहीं रहेगा, अकेले 5 भी ना हो, अकेले 2 भी ना हो, जब तक 2 और 5 दोनों नहीं होगा तब तक वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं हो सकती। यह नोट याद रखना। तो क्वेश्चन बहुत बेसिक सा था, अभी तुरंत समझ जाएंगे। देखिए संख्या 6n में n एक प्राकृतिक संख्या है, ऐसा क्वेश्चन में कहा, हमने लिख दिया, ठीक है। फिर चूंकि 6n बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, देखो 6 को लिख दे 2 × 2 और उस पर पावर n। अब पावर में जानते हो, अगर a b पर पावर n है तो इसका मतलब a पर पावर n और b पर पावर n अलग अलग हो जाता है ना, कोष्टक हटाओगे तो दोनों पर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अलग अलग कर ली। अब बताओ 2 और 3, क्या कहीं 5 भी आया, अगर 5 भी आया होता कहीं, चाहे 5 पर पावर कुछ भी होता, 5 पर पावर कुछ भी होता, कोई मतलब नहीं, कुछ भी होता, तो यह संख्या शून्य पर समाप्त हो जाती। लेकिन वास्तव में इसमें 5 आया ही नहीं, कोई जरूरी नहीं n ही आएगा, n मतलब कोई भी संख्या, कोई भी, यानी कि n एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, याद रखना 10 पावर 10 कर दो तो भी नहीं आएगा, पावर 10 कर दोगे तो भी वह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो याद रखना कब समाप्त होगा, नोट लिखा हुआ है ना, और अभी अभी हमने जो बताया है एक बार रिवर्स करके देख लेना, कई बार समझ जाओगे। फर्स्ट वीडियो एंड नोट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है, क्योंकि हमें थोड़ा सा और जान लेना चाहिए। देखो ये बताओ 25 बराबर 5 × 5 है ना। अब ये बताओ हमें 7 × कुछ भी
ये एक संख्या है 7 गुणे कुछ भी मतलब कोई भी अंक रख लो, तो 7 गुणे कोई भी अंक बताओ ये पूरी संख्या भाज्य होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि 7 गुणे कुछ 7 से ही विभाज्य है। 7 से विभाज्य मतलब देखो 7 गुणे अगर कुछ भी लिखा हुआ तो बटे 7 कर दोगे, 7 से 7 कट जाएगा, बराबर कुछ आ जाएगा, है ना? बराबर क्या जाएगा? कुछ। मतलब 7 से डिवाइड करने से यानी कि भाज्य हो गया। अब भाज्य हो गया तो इसका मतलब क्या है? भाज्य है, और क्या। तो देखो एक डेफिनेशन भी होता है भाज्य का, क्या हमें इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में पढ़ना है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये हमें व्याख्या करना है कि क्यों है ये भाज्य संख्याएं हैं। तो देखो 7 इंटू 11 इंटू पहला 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल्स टू, बताओ यहाँ से यहाँ तक एक ही पद लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ? पद गुणे 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 में हो तो अलग पद होता है, एक ही पद होता है, और प्लस 13 यानी कि कुल मिलाकर कितने पद हैं? 2 पद हैं। इन 2 पदों में क्या है? इसमें भी 13 है और इसमें भी 13, दोनों में 13 क्या कर लिए? कॉमन कर लिए। जब इन दोनों में 13 कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा क्या? 7 गुणे 11 और इसमें क्या 13 बाहर चला गया, फिर प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है, 13 उधर गया तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा, है ना? अब बताओ ये 13 हो गया, ये 7 11 7 77 और एक 78 हो गया। अब 13 गुणे 78 कुछ भी जो आएगा 13 गुणे 78 जो है गुणा करने पर जो भी आएगा वह 13 से विभाज्य होगा या 78 से विभाज्य होगा। हम तो कह रहे हैं 2 से भी विभाज्य होगा, और अगर किसी संख्या से विभाज्य हो गया तो वो क्या है? तो वो भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या का डेफिनेशन सब लोग पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो क्लास 9th का फर्स्ट वीडियो और 10th में भी शायद पढ़े हो, नहीं पढ़े हो तो क्लास 9th का जो है वीडियो नंबर 1 और डे 1 डे 2 देखोगे, वहाँ पे पता चल जाएगा। तो समझ लेना ये एक भाज्य संख्या है, ठीक। फिर इसके बाद 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पर भी ये एक ही पद है और ये एक पद है, कुल मिलाकर 2 पद है। तो इस पद में से और इस पद में क्या कॉमन है? तो इसमें 5 है, तो देखो 5 इसमें भी है, तो दोनों में 5 कॉमन कर लिए। यहाँ बचा क्या? 7 इंटू 6 5 चला गया बाहर, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पे क्या बचेगा? प्लस 1, तो कि 5 बाहर चला गया। उसके बाद 5 इंटू ये कुछ भी आएगा तो 5 से विभाज्य हो जाएगा, क्योंकि बटे 5 कर दोगे कट जाएगा, है ना? या जो भी आएगा और भी किसी से कट सकता है, तो कुल मिलाकर क्या हो जाएगा? भाज्य संख्या। तो लिख देंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि दी गई संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। पॉज वीडियो एंड नोट डाउन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, सोनिया को एक मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में 18 मिनट और उसी मैदान को चारों ओर रवि को चक्कर लगाने में 12 मिनट लगता है। तो दोनों एक ही दिशा में जब चलते हैं तो कितने मिनट बाद मिलेंगे? याद रखना कि 2 लोग हैं, एक है सोनिया और एक है रवि। वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं चक्कर लगाना। तो सोनिया जो है 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है और रवि 12 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो 18 और 12 का हमने कर दिया गुणनखंड। नियम जान लेते हैं। मैदान के चारों ओर चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, रवि को 12 मिनट लगता है। सॉल्व है ये। उसके बाद जो है नंबर 1, जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, एक साथ दोनों एक ही दिशा में चले, जैसे रवि भी यहीं से चले और सोनिया भी यहीं से चले, तो वास्तव में एक तेज चल रहा है और एक स्लो चल रहा है। तो वास्तव में रवि तेज चल रहा है ना, 12 मिनट में चक्कर लगाता है, और सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर लगाती है। तो वास्तव में जब दोनों एक ही दिशा में चल रहे होंगे तो लगातार चलते 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 तब देर में मिलेंगे, लेट में मिलेंगे। और जब दोनों मान लिया विपरीत दिशा में चलते हैं, एक इधर से एक इधर से, तो जल्दी मिलेंगे। याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो उनको मिलने में लगा जो समय होगा वो एलसीएम होगा, उन दोनों समयों का एलसीएम होगा। तो एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम निकाल दें तो 36 मिनट आया। तो जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो 36 मिनट के बाद मिलेंगे। और जब दोनों एक ही दिशा में विपरीत दिशा में चलते हैं तो उनको मिलने में जो लगा समय होगा वो क्या होगा? HCF होगा, है ना। तो HCF क्या हो गया? 3 दूना 6, यानी कि 6 मिनट। तो याद रखना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये रहा एक्सरसाइज नंबर 1.2 और ये कंप्लीट होता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।